Hello everyone, this is Pushpak Garg and I welcome you all to the Decode Commerce. तो अभी जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये चैप्टर सीए फाइनल ग्रुप वन का ऑडिट का एक चैप्टर है, जिसका अगर मैं बोलूं ओवरव्यू दूं सबसे पहले तो क्या क्या टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने पड़ेगा सीएजी। सीएजी के अंदर हमें तीन टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। सीएजी के रोल्स क्या क्या होते हैं, सीएजी के पास कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जिसमें हमें पता चलेगा सीएजी कैसे अपॉइंट होता है, सीएजी के पास कुछ पावर्स होती हैं, सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है। फिर हमें पता चलेगा कि एक टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि सीएजी की रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है। इसके बाद हमें थ्री फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे पांच तरीके के ऑडिट है: फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। अगर मैं थोड़ा सा जो पास पेपर्स के हिसाब से आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट है और इसके अंदर भी परफॉर्मेंस ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल्स आते हैं ये मोस्टली एमसीक्यू के लिए आते हैं। एस्टिमेट कमेटी के अंदर भी कभी एक ब्रीफ क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं तो एस्टिमेट कमेटी के अंदर से भी आप ये मानो एक दो एमसीक्यूज आते हैं। मेरे वाले अटेम्प्ट में भी कोपू के पास से एक एमसीक्यू आ रखा था और एक आर्टिकल 150 के ऊपर एक एमसीक्यू आ रखा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल से पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अवेल कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ टाइम बाद एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा तो आप ये नोट्स वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। अगर हम शुरू करें तो देखो, सबसे पहले ना हम पीएसयू शुरू करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि पीएसयू के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है ना, वो एक सबको ही पता है कि गवर्नमेंट कंपनी और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, ये मैंने ना नीचे दे रखा है। अब कोई भी ऐसी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% स्टेक या 51% स्टेक से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा हो, एक और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा हो, या मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा हो, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। साथ ही साथ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। एक एग्जांपल लिख दो छोटा सा। कोई एक्सवाइजेड कंपनी है, इसके अंदर स्टेक ले रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है 25%, यूपी गवर्नमेंट ने ले रखा है 15% लेट से, और क्या बोलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने ले रखा है 12%, और बचा हुआ बाकी 48% ले रखा है बाकी लोगों ने। तो ये क्या गवर्नमेंट कंपनी होगी? हाँ, ये गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब कैसे होगी ये गवर्नमेंट कंपनी? ऐसे होगी: मोर देन 51% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है और एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने भी मिलकर ले रखा है। अगर पूरा 51 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लेती तो भी गवर्नमेंट कंपनी होती। ये स्टेट मिला के, यूपी और राजस्थान वाली स्टेट मिला के अगर ये 51% से ज्यादा स्टेक ले लेती तो भी सेंट्रल, तो भी ये गवर्नमेंट कंपनी होती। साथ ही साथ इसके दायरे में और भी चीज आती है, जैसे अब गवर्नमेंट को डिफरेंट तरीके के फंक्शंस और रोल्स करने हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब जैसे हमें कोई कुरियर करना पड़ता है तो हम इंडियन पोस्ट जाते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम इंडियन रेलवे का यूज करते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर बस से ट्रैवल करना है तो रोडवेज का यूज करते हैं। अब जैसे रोडवेज को मैनेज करते हैं, रोडवेज मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, उत्तराखंड रोडवेज, यूपी रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, तो इनको कौन मैनेज करता है? इनको मैनेज करता है उनके रिस्पेक्टिव स्टेट। साथ ही साथ जैसे इंडियन रेलवे को कौन मैनेज करते हैं? इंडियन रेलवे को मैनेज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी तरीके से जो भी ऐसी डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो भी डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स होती हैं विच आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्टिविटी की पार्ट एंड पार्सल होती है। गवर्नमेंट एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स बना रखी हैं, वो भी सीएजी के ऑडिट के दायरे के अंदर ही आती है। साथ ही साथ ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जो सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर हो, जैसे एलआईसी और यूटीआई, कोई स्पेसिफिक एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, कोई एक्ट पास हुआ हो पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर, और उसके थ्रू कोई कॉर्पोरेशन बनी हो। अब इन सब को ऑडिट करता कौन है? सीएजी। सीएजी एक इंडिविजुअल की एक पोस्ट है जो फिलहाल
श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी के पास मुर्मू जी अपॉइंटेड है उस पोस्ट के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब अगला जो पढ़ रहे हैं रोल्स ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, वो हमें चार आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलेंगे, 148, 149, 150 एंड 151। अब देखो क्या है इसके अंदर, हम चार चीजें पढ़ेंगे। चार चीजें क्या, चार या पांच चीजें पढ़ेंगे, चार पांच चीजें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है सीएजी का अपॉइंटमेंट। अच्छा अपॉइंटमेंट हुआ है तो रिमूवल कौन करेगा, सैलरी क्या होगी, ये पढ़ेंगे 148 आर्टिकल में। फिर सीएजी के पास क्या क्या पावर्स होंगी, सीएजी के पास क्या क्या ड्यूटीज होंगी सीएजी की, ये कौन बताता है, ये आर्टिकल 149 बताता है। अच्छा ठीक है, देखो सीएजी का मेन नाम तो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, और फिर क्या बोलते हैं उस पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए, तो सीएजी ही प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ अ कंपनीज और अंडरटेकिंग्स मैनेज और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर को इन केस ऑफ ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सीएजी ही उनको बताते हैं कि किस प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। ये बताता है आर्टिकल नंबर 150। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 151 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 151 हमें ये बताता है कि भाई अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बन गई, वो सीएजी ऑडिट करेगा, और वो सीएजी उस ऑडिट के ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कहाँ पे, वो देगा प्रेसिडेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर के चेयरमैन को। और फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी असेंबली में या बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने आपको जनरली बता दिया है। आर्टिकल 150 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी बाय प्रेसिडेंट। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 8 अगस्त 2020 को हमारे करंट जो सीएजी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी का अपॉइंटमेंट हुआ था बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर इनका रिमूवल होगा ऑन ग्राउंड ऑफ क्या, मिसबिहेवियर, ये इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी कैसे होगी, जैसे एक ना टेन्योर, एक लिमिट होती है एज की, 65 ईयर्स ऑफ एज, या 5 ईयर्स ऑफ द टेन्योर विच एवर इज अर्लियर। अगर जैसे 5 साल पूरे हो गए इनके टेन्योर को, तो ये ऑटोमेटिकली एक मतलब इनकैपेसिटी आ जाएगी इनके पास अपॉइंटमेंट के लिए, तो हमें रिमूवल करना पड़ेगा। अब रिमूवल कौन करेगा, रिमूवल भी प्रेजेंट करेगा, सेम जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ठीक है, उसके बाद इनको सैलरी कितना देगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, ये भी आर्टिकल नंबर 148 बताता है। साथ ही साथ अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल क्या था हमारे पास, नेक्स्ट आर्टिकल है 149। 149 में ये बताया गया है कि जो यूनियन और स्टेट की बुक्स होंगी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके रिलेशन में सीएजी के पास ड्यूटीज और पावर्स क्या क्या है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल बताता है 149। अगला आर्टिकल क्या है हमारे पास, अगला आर्टिकल है हमारे पास 150। अब 150 आर्टिकल क्या बताता है, मैंने आपको ना पहले ही बता दिया, एक बार बस पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 150 बताता है कि हम ना, सीएजी एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन विच फॉर्म्स यूनियन और स्टेट के बुक्स बनाई जाएंगी। ठीक है, फॉर्मेट। फिर आर्टिकल नंबर 151, आर्टिकल 151 क्या कहता है, आर्टिकल 151 कहता है, अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गई, हमें ऑडिट करते, देखो सीएजी ना खुद से ऑडिट नहीं करता। सीएजी ना, जिन लोगों ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को ऑडिट करा हुआ, इम्पैनलमेंट्स होता है, आईसीए फॉर्म्स जो होती है, सीए फॉर्म्स जो होती है, वो अपना इम्पैनलमेंट कराती है, और फिर वहां से सीएजी उनको अपॉइंट करता है कि आप इस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का ऑडिट कर दो। जैसे अगर मैं बताऊं तो मेरी आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग भी मैंने एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का ऑडिट करा है, पीएसयू का ऑडिट करा है, दैट इज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008-19-20। ओके, तो वो भी हमारी ऑडिट फर्म को कैसे मिला था, इम्पैनलमेंट करा था, और सीएजी के थ्रू हम अपॉइंट हुए थे उसको ऑडिट करने के लिए। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 151 के अंदर भी यही बताएगी कि सीएजी सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख पढ़ेगा, इवेल्युएट करेगा, एग्जामिन करेगा, फिर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, और फिर वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को दे देगा, ताकि फिर वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उस ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द ऑडिट ऑफ सीएजी। देखो ऊपर हमने छोटे उसमें पढ़ लिया, यहाँ पे ना चार कैटेगरी में ऑर्गेनाइजेशन को बांटा हुआ है, और ये स्कोप है सीएजी के ऑडिट का, कि सीएजी का ऑडिट का जो परव्यू है ना, स्कोप है, दायरा है, वो किन किन अंडरटेकिंग्स पे लगता है। तो ये चार उसमें बांटी हुई है। जैसे सबसे पहले ऑल यूनियन और स्टेट के अंडरटेकिंग्स, ऑल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन के ऑफिस है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिस, सीजीएसटी ऑफिस, एसजीएसटी ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सारे भी इनका इन सबके बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं हर साल, और फिर वो ऑडिट करे जाते हैं सीएजी के थ्रू। फिर ऐसी पब्लिक कमर्शियल इंटरप्राइजेस जो कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे सॉरी, आपका क्या बोलते हैं ये
ओएनजीसी होगी, कंपनीज है, इनके शेयर लिस्टेड है और इनके मेनली शेयर किसने होल्ड करे हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर ऐसी नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज जो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीएजी हो, तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हो, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आईसीआई। फिर ऐसी कोई अथॉरिटीज और बॉडीज जो सब्सटेंशियली फाइनेंस और फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज हो, मतलब जितना भी, जैसे सपोज मैं बोलूं, रिवेन्यू क्या, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो रिवेन्यू होते हैं। फिर हमारे साथ एक बजट, फाइनेंस बजट पास होता है कि हम इस सेक्टर में इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना इतना पैसा एलोकेट करेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवेन्यूज आया, उस पैसे से फाइनेंस होने वाले ऐसे अथॉरिटीज और बॉडीज, जैसे आपका आईआईटी, आईएम। अब आप देखोगे यहाँ की ना फीस तो बहुत कम है, हॉस्टल फीस कितनी कम है, मेस कितनी कम है, एजुकेशन फीस कितनी कम है, लेकिन सर्विसेज देखो कितनी वर्ल्ड क्लास है। जो एजुकेशन दे प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स वो वर्ल्ड क्लास है। अब ये पैसा वहां से आता है, तो इसको मैनेज और फाइनेंस करता है यूनियन और स्टेट। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नोट्स के अकॉर्डिंग है वो तो मेरा ये है कि थ्री टाइप ऑफ थ्री कमिटीज। लेकिन इससे पहले ना मैं एक और चीज पढ़ा देता हूँ, फिर इस कमिटीज पे आते हैं हम। वो है आपका रूल्स ऑफ सीएजी। अब रूल्स ऑफ सीएजी में ना एस्टिमेट कमेटी है, फाइनेंस कमिटीज का बहुत बड़ा पार्ट आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, होता क्या है ना, देर आर थ्री फाइनेंशियल कमिटीज। अभी गवर्नमेंट ने बना रखी है कि कमिटीज बना रखी है, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बना रखी है। और ये क्या करती है, ये करती है कि क्या बोलते हैं ना, इनके पास डेटा आता है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब सपोज क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज में कोई पॉलिसी बनानी है, हमें किसी पब्लिक अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि अच्छा ठीक है, हमने ये डिपार्टमेंट बनाया था, क्या ये परफॉर्म कर तो रहा है, करप्शन तो नहीं है यहाँ पे, या जिस तरीके से हम पैसा, जो बजट के थ्रू पैसा आया था, क्या वो प्रॉपरली अप्लाई हुआ नहीं हुआ। तो मिनिस्ट्री क्या करती है, इनको डेटा प्रोवाइड करती है। साथ साथ सीएजी उस पर्टिकुलर, अब ऑडिट तो सीएजी करता है, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर देता है। जैसे सपोज हमें फ्यूचर के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो सीएजी उस पर्टिकुलर सेक्टर से आज तक जितनी भी एंटिटीज का उसने ऑडिट करा पास की, कोई रिपोर्ट दे देगा उसको। अब ये जो डेटा प्रोवाइड होता है ना, ये बेसिस बनता है कमिटीज का काम का। फिर कमिटीज क्या करती है, वर्किंग्स करती हैं, और फिर एक एक ओवरऑल रिपोर्ट बनाती है, या आप एक कहो एक रिजल्ट बनाती है, और फिर वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसी में मैं आपके चारों पॉइंट जो रोल्स ऑफ सीएजी है ना वो कवर कर देता हूँ कहीं ना कहीं, जो रोल्स ऑफ सीएजी थी मैं। अब देखो, सबसे पहला क्या पॉइंट था, मैंने पॉइंट ये बताया था कि सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है, सीएजी क्या करता है, अपनी रिपोर्ट देता है, और वो बेसिस बनता है फाइनेंशियल कमिटीज की रिपोर्ट का। तो बस सीएजी की जो रिपोर्ट बनती है वो बेसिस होती है फाइनेंशियल कमेटी की रिपोर्ट का। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जब फाइनेंशियल कमिटीज अपनी वर्किंग कर रहे होंगे ना, वर्किंग कर रहे होंगे, तो इस वर्किंग में भी वो सीएजी का क्या लेंगे, असिस्टेंस लेंगे, सीएजी की रिकमेंडेशन लेंगे। अच्छा ठीक है, हम ये पॉलिसीज को ऐसे सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इस सेक्टर में ऐसे ग्रोथ हो सकती है, इस सेक्टर में ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, आपने तो ऑडिट करा है, आप बताओ कि इस सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, तो सीएजी से इस बारे में पूछ लेते हैं, रिकमेंडेशन ले लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, अब देखो क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि डाटा कौन देता है, मिनिस्ट्री भी देता है फाइनेंशियल कमिटीज को। नोट्स अकाउंट दे देगा, बहुत सारे अलग अलग डेटा दे देगा। तो इस डेटा की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए सीएजी की हेल्प ले लेता है। साथ साथ वो ये बोल सकता है कि भाई जो हम ये रिपोर्ट और रिजल्ट्स बना रहे हैं ना, इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक बार इवेलुएट कर लो कि सही है, ताकि हम आगे पार्लियामेंट को प्रेजेंट कर दें। अब जब ये तीन पॉइंट हो गए, अब ये जब ये सब कुछ बना देगा ना, तब ये अपने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन के साथ अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को पार्लियामेंट को प्रेजेंट कर देगी कि अच्छा हमने ये बना लिया है, आप जरा भी इसे चेक कर लो। ठीक है, अब नोट्स पे पढ़ लेते हैं। नोट्स में क्या था, देखो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो सीएजी की रिपोर्ट होती है वो बेसिस बनती है एस्टिमेट कमेटी की वर्किंग्स का। कमेटी एग्जामिन करती है वो सारे इश्यूज जो सीएजी ने रेस करे होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, क्या होता है, सीएजी की रिपोर्ट बेसिस बनती है एस्टिमेट कमेटी की वर्किंग्स का। सेकंड पॉइंट क्या था, सीएजी असेस करता है कमिटीज को
इन सजेस्ट इन सजेस्टिंग द रिकमेंडेशंस, कि कैसे आप और अच्छा काम कर सकते हो, आप इसमें और ये कर सकते हो, रिकमेंडेशंस देता है। थर्ड पॉइंट पे क्या बताया था मैंने कि नोट्स टू अकाउंट्स मिनिस्ट्री सबमिट करता है कमिटीज को, और उन नोट्स टू अकाउंट्स की स्क्रूटनी करवाता है सीएजी के थ्रू कमिटीज। साथ साथ उसको बोलता है कि आप करेक्टनेस चेक कर दो सबमिशन टू द कमिटी, जो सबमिशन कमेटी बना रही है उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स की करेक्टनेस चेक कर लो प्लीज, अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट की। अब जब सब कुछ हो गया तो कमेटी क्या करती है, कमेटी एक रिपोर्ट प्रेजेंट बनाती है, रिपोर्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज आर बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन। जो भी सीएजी ने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दी हुई है वो सारी के साथ मिलकर कमेटी अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बस मेन टॉपिक जो पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो अब तक क्या था ना, ये जो रोल था ये पूछ सकता है वो आपसे, और क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स के बारे में ना ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको बोल देगा अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको बोल देगा कि पावर्स एंड ड्यूटीज बताओ, तो आपको चार ऑप्शन में आर्टिकल दे देगा, 149, 148, 150, 151, तो आपको बताना पड़ेगा अच्छा पावर्स एंड ड्यूटीज तो 149 आर्टिकल है इसका। ठीक है, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं हम थ्री कमिटीज के बारे में। देखो थ्री कमिटीज अगर मैं बताऊं तो थ्री कमिटीज के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगी, तीन कमिटीज हमें क्या पढ़ने के लिए मिलती है, तीन कमिटीज हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं ये वाली। ठीक है, पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ईसी एस्टिमेट्स कमेटी, एंड कोपू कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें सबसे आसान तो कोपू है, बेचारा प्यारा सा। ठीक है, तो देखो थ्री कमिटीज अंडर पीएससी ऑडिट क्या क्या होती है, सबसे पहले हमें पढ़ने के लिए मिलेगा वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपका बना गया है ऑडिट करने के लिए पब्लिक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स का। ठीक है, उनका अकाउंट चेक करते हैं। अब अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूँ ना, इसको समझने के लिए बहुत आसान है, आप बस यही याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों बोला है मैंने, इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक भी बना रखा है, अगर आप चाहो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। पीएसी के अंदर हम निमोनिक क्या है, पीएसी, पी फॉर पर्पस, ए फॉर अथॉरिटी, एंड सी फॉर करेक्टनेस। अब मैं अंदर का बढ़ाता हूँ आपको। देखो पर्पस के अंदर क्या है, पर्पस के अंदर ये बोला जाता है कि जितना पैसा डिसबर्स हुआ है, जितना पैसा ट्रेजर ने इशू करा है ना, वो सारा उसी पर्पस पे अप्लाई होना चाहिए जिसके लिए वो पैसा डिसबर्स हुआ है। ठीक है, तो मनी इज डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे आर अप्लाइड फॉर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है, जो पैसा डिसबर्स कर रहा है ना, क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज है भी या नहीं है। तो पैसा किसके थ्रू होना चाहिए, खाली ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही इंकर्ड होना चाहिए एक्सपेंडिचर। मतलब सपोज क्या है कि भाई हमें एक रोड बनानी है, तो जो ठेकेदार है ना, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको पैसा हम लिमिट में देना चाहिए कि जितनी रोड का हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है उतना ही देना चाहिए, और जो पैसा उसको दे रहा है ना जो पर्सन, ऐसा ना हो करप्शन ना होना चाहिए, और होना चाहिए कि भाई ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ रोड बनाने के लिए, तू 2 लाख रुपए मैं कैश दे दी और 8 लाख रुपए तेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं, एक ऑथराइज पर्सन ही उसको पैसा देना चाहिए, और पूरा इस चीज का भी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि ढंग से पैसा यूटिलाइज हो रहा है और प्रॉपरली, मतलब सपोज अगर कोई रोड 6 लाख में बनती थी, तो वो 6 लाख में ही बनना चाहिए, उसके लिए पैसा भी 6 लाख ही होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम टेंडर्स बना सकते हैं, हम देख सकते हैं बिड रिगिंग तो नहीं हो रही है, टेंडर्स ढंग से आ तो रहे हैं, और जितने भी टेंडर्स ले रहे हैं वो हमने ड्यू डिलीजेंस दिखाया उनमें कि टेंडर्स में कोई करप्शन वरप्शन तो नहीं हो रही, ये सब चीजें चेक करनी होती है। साथ में फिर हम एक पॉइंट हमारे पास, रीअप्रोप्रिएशन इज मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन मेड। जितना प्रोविजन बनाया ना उस अकॉर्डिंग ही रीअप्रोप्रिएशन होना चाहिए। इसमें हम क्या देखते हैं, करेक्टनेस ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने ये डाला है कि 8 लाख रुपए का खर्चा है, तो 8 लाख ही निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खर्चा तो हमने 8 लाख का बुक कर दिया और पैसा हम 10 लाख का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी मतलब आप ये मानो रूल्स एंड ड्यूटीज तो नहीं है इस कमेटी की, लेकिन ठीक है कि एक पॉइंट है पढ़ने के लिए। वो क्या है, वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट बोले, पीएससी को बोले कि यार ठीक है थोड़ा सा कर दो ये काम, तो वो ये बोल सकती है कि आप ना ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के, ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज के भी ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्लीज एक बार चेक कर लो एग्जाम में। वैसे तो इसका काम क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का काम चेक करना, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का सारा काम पीएससी चेक करता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बोले उनको कि आप ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज का भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लो, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ने के लिए मिलेगा डेट इज एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी के अगर बारे में बताऊं तो आप बस एक वर्ड याद रखो, पॉलिसीज। पूरा गेम एस्टिमेट कमेटी का पॉलिसीज पे चलता है। ठीक है, अब एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है, इसके लिए भी मैंने आपको एक निमोनिक बना के दे रखा है, CALF का। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, पढ़ने के लिए हमें मिलता है कि एस्टिमेट कमेटी ना एग्जामिन करती है
क्या एग्जामिन करती है एस्टिमेट कमेटी? एग्जामिन करती है चार चीजें। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें एग्जामिन करती है। एग्जामिन करती है कि जो पॉलिसी हमने बनाई थी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी पार्लियामेंट में, जो और काम हो रहे हैं क्या वो अलाइन है आपस में, कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। सेकंड चीज, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी, ऐसा तो नहीं है कि उस पॉलिसी के ऑल्टरनेटिव कोई पॉलिसी जो उससे अच्छा रिजल्ट हमें अचीव करके दे दे, तो वो भी ये एग्जामिन करती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव एग्जामिन करती है। साथ साथ जो पॉलिसी के अंदर हमने बताया था कि इसका इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो क्या वो एक्सपेंडिचर विद इन द लिमिट्स ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है लिमिट से ही बाहर चला गया। और फोर्थ क्या करती है कि अच्छा ठीक है, अब तुमने सारा पॉलिसी बना लिया, तुम्हें अपने जो पॉलिसी से तुमने रिजल्ट अचीव करे उसकी भी तो एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो वो रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनेगी, और तब वो रिपोर्ट पार्लियामेंट पे जाके प्रेजेंट होगी, किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये भी एस्टिमेट कमेटी का ही काम होता है। चार पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिया, क्या क्या था। सबसे पहले सी फॉर कंसिस्टेंट, ए फॉर आपका क्या बोलते हैं, ए फॉर हो गया आपका अल्टरनेटिव, एल फॉर हो गया आपका लेट डाउन ऑफ द मनी एज पर द लिमिट, डिसबर्समेंट या लेट डाउन ऑफ द मनी एज पर द लिमिट, और एफ फॉर हो गया आपका बोलते हैं फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपका प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स आपके पार्लियामेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज हमें इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलती है, वो ये है कि एस्टिमेट कमेटी का काम ना देखो ये नहीं है कि वो इस चीज को चेक करे कि क्या बोलते हैं जो पॉलिसी ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट है, क्या वो सही है गलत है, ये काम नहीं है। लेकिन एस्टिमेट कमेटी का काम ये है कि वो एग्जामिन करते रहे और ऐसे एविडेंसेस को ढूंढती रहे जिससे ये मतलब अगर मिलते हैं तो ट्राई टू इवेलुएट सच एविडेंसेस कि जिनसे ये पता चले कि जो पॉलिसीज अप्रूव्ड हुई है ना, क्या वो अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव भी कर पाएंगी, ये चेक करती है। और साथ ही साथ क्या जितना एक्सपेंडिचर हो वो वेस्टफुल तो नहीं है, मतलब हमने कुछ बनाया तो लेकिन उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसे एविडेंसेस अगर मिलते हैं ना तो वो भी पार्लियामेंट को बताते हैं। अब एक बार नोट से पढ़ लेते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी का काम क्या होता है? ये रिपोर्ट बनाती है कि इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसीज और एडमिन रिफॉर्म, मतलब जितना जितना काम हो रहा है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिन रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट के पॉइंट से, क्या वो कंसिस्टेंट है जो पॉलिसी अंडरलाइन पॉलिसी से। सेकंड ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, ये मैंने आपको बता दिया। मनी लेट डाउन विद इन द लिमिट, लिमिट के विद इन होना चाहिए। और थर्ड थिंग फॉर्म, किस फॉर्मेट में एस्टिमेट्स लेट डाउन होंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये चार पांच, ये एक अलग पॉइंट है एग्जामिन के अलावा। ठीक है, कि एस्टिमेट कमेटी है ना कमेंट नहीं करती जो अप्रूव्ड पॉलिसीज है पार्लियामेंट पे, लेकिन एस्टिमेट कमेटी की ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट के नोटिस में लाती रहे, हाउस के नोटिस में लाती रहे, अगर उसे पता चलता है एविडेंसेस है, क्या है एविडेंसेस है कि पॉलिसी क्या है वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगी या वेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक जो आज के लिए हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि थ्री फाइनेंशियल कमिटीज से हमने क्या क्या पढ़ लिया, पीएसी पढ़ लिया, हमने एस्टिमेट कमेटी पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं कोपू। कोपू बहुत आसान है और कोपू सिमिलर ही है, मतलब इजी है बहुत। कोपू के अंदर हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, देखो कोपू के अंदर ना इन्होंने खुद ही बोल दिया कि जैसे पैक पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए काम करता है, कोपू पीएसयू के लिए काम करेगा, बस सिंपल। जैसे पैक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए काम करेगा, ऐसे कोपू किन के लिए करेगा, पब्लिक अंडरटेकिंग से पीएसयू के लिए। तो पहली लाइन यही है, कोपू एक्सरसाइज सेम पावर ऑन पीएसयू एज पैक एक्सरसाइज और फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कोपू ओएनजीसी के लिए वो काम करेगा जो पैक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए करता था। अब इसमें ये क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन बहुत आसान है। एग्जामिन के अंदर क्या लिखा है, अब जैसे कोई और ओएनजीसी है तो ओएनजीसी में सबसे पहले क्या करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ओएनजीसी का एक ऑडिटर होगा उसकी रिपोर्ट, उसको चेक करेगा, रिपोर्ट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पीएसयू। ठीक है, फिर ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस पे किसने, कैग ने भी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, तो उस रिपोर्ट को एग्जामिन कर लेगा। इस रिपोर्ट के अंदर इश्यूज क्या थे, क्या वो इश्यूज रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, ये भी चेक कर लेगा। फिर वो पीएसयू की परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ऑटोनॉमी, ये चेक कर लेगा। अब आखिरी पॉइंट बस ये है कि ये कहा हुआ है कि कुछ ऐसी पावर जो पैक और एस्टिमेट कमेटी के पास तो हैं, लेकिन अभी तक हमने कोपू के अंदर नहीं पढ़ी, मतलब ना हमने यहाँ भी नहीं पढ़ी, यहाँ भी नहीं पढ़ी, यहाँ भी नहीं पढ़ी, कुछ अलग से भी नहीं पढ़ी। तो वो सारी पावर भी कहीं ना कहीं कोपू के पास भी है जो पैक और एस्टिमेट कमेटी के पास है। तो अदर फंक्शंस वेस्टेड विद पैक एंड एस्टिमेट कमेटी विच इज नॉट डिस्क्लोज अबाउट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसका पीएसयू ऑडिट का भी एक पार्ट बचा हुआ है, 5 काइंड्स ऑफ ऑडिट्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ, एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। उसके बाद क्या चैप्टर पढ़ाना है आप प्लीज कमेंट में डालिए,
और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जैसे को जितनी जल्दी हो सके उनका रिप्लाई करूँ। थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।